जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, एक चीज अर्थशास्त्र में या फाइनेंस में जब भी कोई लोन लिया जाता है या दिया जाता है, उसमें एक सिद्धांत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है, सही है। और ये सही सिद्धांत है। देखिए, जिसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होती है, जिसकी रेपुटेशन अच्छी होती है, जिसने पहले लिए हुए लोन्स को टाइम पे वापस किया है, उसे ऋण देने वाला कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है। और जिसकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है, जिसकी रेपुटेशन खराब होती है, या जिसका पास्ट बहुत अच्छा नहीं होता, उसे हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है। अब ये समझिए भाई, होना ये चाहिए, मान लीजिए दो कंपनी है ए और बी। ए की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, ए मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री है, और बी मान लीजिए मैं हूं। अब मानी बात है कि अगर एक ही यूनिट ए भी लगाए, बी भी लगाए, अंबानी साहब भी लगाए और मैं भी लगाऊं, तो मुझे ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए। ज्यादा आवश्यक होना चाहिए मुझे कम इंटरेस्ट पे लोन मिले, जिससे कि मैं अंबानी साहब से कॉम्पीट कर पाऊं। लेकिन क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं हो सकती अंबानी की तुलना में, तो अगर मान लीजिए बैंक के पास लोन है, जो उसने पूरा पैसा मार्केट से उठाया है, उसकी एवरेज कॉस्ट मान लीजिए 3% है। भाई, बैंक जो भी पैसा हम लोगों को लोन में देता है या ऋण में देता है, वो कहां से पाता है? एक तो वो सेविंग्स अकाउंट से पाता है, एक वो करंट अकाउंट से पाता है, एक वो फिक्स डिपॉजिट से पाता है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेता है, या मार्केट से पैसा उठाता है। यही स्रोत है उसके पास। करंट अकाउंट में जब वो पैसा, जो भी इंडस्ट्री उसके पास रखती है, उसमें 0% का इंटरेस्ट होता है, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट तो मिलता नहीं। तो बैंक के पास वो पैसा जो है, एक प्रकार से बिना इंटरेस्ट के होता है। सेविंग्स अकाउंट में वो 2 से 3% का इंटरेस्ट देता है। तो इसका मतलब जो पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखा है बैंक के पास, उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है। जब वही बैंक एफडी में पैसा लोगों से लेता है, या लोग एफडी में पैसा लगाते हैं बैंक में, तो वो 6-7% का इंटरेस्ट देता है। और इसके अलावा बाकी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जैसे भी होता रहता है, उसके हिसाब से वो आरबीआई से, तो टोटल मान लीजिए उसकी कॉस्ट है 4%। इसीलिए कहा जाता है, जब भी किसी बैंक में आप पैसा लगाएं, निवेशित करें, तो देखें कि उसका कासा रेशो क्या है। कासा रेशो का मतलब होता है करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट रेशो। माने 100 रुपए अगर उसके पास टोटल हैं, तो उसमें करंट अकाउंट में कितना पैसा है, सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा है। अगर करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में ज्यादा पैसा बैंक के पास आएगा, तो उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा। करंट अकाउंट में 0 होगा, सेविंग्स अकाउंट में 2 से 3% होगा, तो उसका। और जिन बैंक के कासा रेशो खराब होगा, या कासा में ज्यादा पैसा नहीं आएगा और एफडी में और बाहर की बोरोइंग में ज्यादा पैसा आएगा, उनका कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी तो उन्हीं लोगों को लोन दे पाएंगे जिनकी रेपुटेशन खराब होगी। वानी बात है, मैं उसी बैंक से पैसा लूंगा जो मुझे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा। और कम इंटरेस्ट पे वही लोन दे सकता है जिस बैंक का कासा रेशियो ज्यादा होगा, जिसके पास इंटरेस्ट कॉस्ट उसकी कम होगी। ये तो चलिए एक मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा हुआ कि हम निवेशक अपने बुढ़ापे को कैसे सुरक्षित करें, रिटायरमेंट को कैसे सुरक्षित करें। अब आपके पास मानी बात है कि भारत की जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, अमेरिका में, यूरोप में, बाकी जगह पे लोग करते क्या है कि अपने जीवन का सारा पैसा जो कमाते हैं वो खर्च कर देते हैं। अपने रिटायरमेंट के लिए नहीं सोचते, बुढ़ापे के लिए नहीं सोचते, बाद में उनको कष्ट होता है। वो दूसरी बात है, उनके यहाँ सोशल सिक्योरिटी है, तो उतना ज्यादा कष्ट नहीं होता, लेकिन कष्ट होता है। हमारे यहाँ सेविंग्स की एक पुरानी परंपरा चली आ रही है, तो हम लोग सेविंग करते हैं। लेकिन ये सेविंग करें कहां? आपने, अगर आप चाहते हैं कि रिस्क लें, तो आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आपने एफडी में पैसा लगा दिया। आपने म्यूचुअल फंड, जो बॉन्ड, भाई म्यूचुअल फंड भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जिसमें इक्विटी का पोर्शन ज्यादा होता है, और एक वो होते हैं म्यूचुअल फंड जिनके यहाँ डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिनका इक्विटी भी होती है और डेट भी होता है। तो डेट आपको सुरक्षित रिटर्न देता है, और इक्विटी आपको सुरक्षित रिटर्न तो नहीं देती, लेकिन ज्यादा रिटर्न दे सकती है अगर लंबे समय तक आपने पैसा इक्विटी में लगाया है। तो अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि एक व्यक्ति
व्यक्ति को, जो भी नौकरी पेशा है या बिजनेस वाला है, कितना पैसा ऐसा रखना चाहिए जो उसको इमरजेंसी फंड की तरह रखना चाहिए, और ये पैसा कहां रखना चाहिए जिससे उसका पैसा सुरक्षित भी रहे, उसे हायर इंटरेस्ट रेट भी मिलता रहे, और जब वो चाहे पैसा निकाल ले। मैं तीनों चीजें आवश्यक हैं। जैसे पहले भी मैं आपसे बता चुका हूं, जब भी आदमी कोई निवेश करता है, कहीं भी पैसा लगाता है, इक्विटी में लगाता है, डेट में लगाता है, रियल एस्टेट में लगाता है, सोने में लगाता है, तो तीन चीजें देखता है। एक तो ये कि रिटर्न अच्छा मिले, रिस्क कम से कम हो, और लिक्विडिटी हो। लिक्विडिटी का मतलब जब चाहे भुना ले। भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब चाहे भुना ले, कुछ चीजें ऐसी होती है जो चाहे आप नहीं भुना सकते। जैसे आपने रिलायंस इंडस्ट्री, आईसीआईसीआई बैंक के शेयर खरीदे, जब भी खरीदे तुरंत आप बेच सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे खरीदार और बायर्स और सेलर्स हैं। लेकिन अगर एक बहुत छोटी कंपनी का आपने शेयर खरीद लिया, तो हो सकता है आप खरीद तो लेकिन बेच ना पाए, क्योंकि उसमें खरीदार और बायर्स एंड सेलर्स ज्यादा नहीं होते। तो जहां बायर्स एंड सेलर्स ज्यादा होंगे वहां लिक्विडिटी ज्यादा होगी। रियल एस्टेट में लिक्विडिटी उतनी ज्यादा नहीं, आप तुरंत नहीं बेच सकते अपनी प्रॉपर्टी को, खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते। डेट इंस्ट्रूमेंट में भी बहुत सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिसमें अगर आप समय से पहले उसका भुगतान लेना चाहें तो उसमें दंड बहुत बड़ा लगता है। तो इसका मतलब यह है कि पहला सिद्धांत तो आप ये मान के चलिए, कि आपको अपनी महीने की आमदनी का कम से कम 6 गुना पैसा ऐसी जगह पे रखना चाहिए जिसको जब चाहें आप भुना सके। आप कैश में रखें, सेविंग्स अकाउंट में रखें, आप ऐसे लिक्विड फंड्स में रखें, या ऐसे आर्बिट्राज फंड्स में रखें जिससे 2 दिन की नोटिस में आपको पैसा मिल जाए। इमरजेंसी आ गई, अब इमरजेंसी में आपको पैसा चाहिए, बैंक गए, पैसा निकाल लिया सेविंग्स अकाउंट से। एफडी में नहीं निकाल पाएंगे, एफडी में लगाएंगे तो दंड लगेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में लगाएंगे, दंड लगेगा। अब वो भी दंड आपको देख लेना चाहिए, दंड आपको कितना लगेगा, और वो दंड आप झेलने लायक स्थिति में है कि नहीं। लेकिन 6 महीने का पैसा आपको रखना चाहिए। लेकिन अगर आपने सेविंग्स बैंक में पैसा लगाया हुआ है और 2 से 3% इंटरेस्ट मिल रहा है, और उस 2-3% इंटरेस्ट में भी अगर आप 30% के इनकम टैक्स ब्रैकेट में हैं तो उसमें भी टैक्स लग रहा है, तो आपको 1.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और 6% का इन्फ्लेशन है, तो आपका तो पैसा जेब से जा रहा है। तो सेविंग बैंक में पैसा लगाना तो बिल्कुल मूर्खता हो गई। इसीलिए अब क्या हो रहा है कि बैंक के अंदर लोग सेविंग्स में पैसा नहीं लगा रहे हैं, लोग जो है एफडी में पैसा ज्यादा लगा रहे हैं, क्योंकि वहां 6-7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, आर्बिट्राज फंड में पैसा लगाते हैं, या लिक्विड फंड में पैसा लगाते हैं, इनकम फंड में पैसा लगाते हैं, तो आपको 7-8% का भी रिटर्न मिलता है ऑन एन एवरेज 7। तो अगर आप एफडी में पैसा लगाएं या आर्बिट्राज फंड में पैसा लगाएं, इनकम फंड में, लिक्विड फंड में पैसा लगाएं, वो भी आपको निर्णय लेना है। एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि जब भी आप रिटर्न की बात करते हैं, आपको अपनी जो टैक्स ट्रीटमेंट दे रहा है, जहां भी आप पैसा लगा रहे हैं, वो भी देखना बहुत आवश्यक है। जैसे अगर आप एफडी में पैसा लगा रहे हैं तो जो भी इनकम हो रही है वो आपकी इनकम में जोड़ रही है, तो उस आदमी के लिए तो एफडी ठीक हो सकती है जिसका ब्रैकेट 0% इनकम टैक्स का है या 10% इनकम टैक्स का है, कि भाई आपको 6% का इंटरेस्ट मिला, उसमें टैक्स लगा नहीं, तो 6% आपके घर में आ गया। लेकिन वही पैसा अगर आप म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, डेट फंड में लगाएंगे, या कहीं और लगाएंगे, तो वहां पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, वो इनकम में नहीं जुड़ेगा। तो कैपिटल गेन टैक्स तो आपको देना ही देना है। तो आपको, लेकिन जो हाई इंटरेस्ट इनकम टैक्स ब्रैकेट वाला है, वो अगर एफडी में पैसा लगाएगा तो उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें 30% का टैक्स लग जाएगा, और जब वो कैपिटल गेन में लगाएगा तो उसको 20% का टैक्स लगेगा, तो उसको 10% का फायदा हो जाएगा। तो आपको इतने सारे मुद्दे देख लेने हैं कि जो भी पैसा, क्योंकि आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि अगर मुझे 1% की भी एडिशनल इनकम हो रही है तो मुझे वहां पैसा लगाना चाहिए जहां मुझे 1% की एडिशनल इनकम हो रही है। तो उसके लिए आपको ये देखना चाहिए कि कौन से, अगर सेविंग्स में पैसा लगा रहे हैं तो बहुत ही नुकसान है, आपका पैसा जेब से जा रहा है। एफडी में लगाएं या इनकम, या आर्बिट्राज फंड क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आर्बिट्राज फंड का मतलब होता है आर्बिट्राजिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए मुंबई में सोना है 1,30,000 का और दिल्ली में है 1,29,000 का, तो आपने 1,29,000 का दिल्ली में खरीदा और 1,30,000 का मुंबई में बेच दिया, 1,000 का प्रॉफिट कमा लिया, बाकी टैक्स वैक्स और ट्रांजेक्शन में जो पैसा लगा उसको करके। तो दो जगह एक ही कमोडिटी के डिफरेंट प्राइसेस, एनएससी और बीएससी में अलग अलग हुए,
कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट में अलग अलग हुए, तो ये जो आर्बिट्राजर्स होते हैं ये दोनों प्राइसेस के डिफरेंस में पैसा बनाते हैं और इसमें 7, 7.5, 8% का रिटर्न जो पैसा लगाने वाला है उसको मिल जाता है। या आप ऐसी जगह पैसा लगा रहे हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं जो कि ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या हाईली रेटेड कंपनीज में अपना शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा रहे हैं, जहां पे उनको 9-10% का रिटर्न मिल जाता है, तो आपको भी 7.5-8% का मिल जाता है। 1% की इनकम वो रख लेते हैं। इसका मतलब यह है कि अपने पैसे को बचाने के लिए, बुढ़ापे में उसको यूज करने के लिए पहला सिद्धांत ये कि आपको कम से कम 6 महीने का पैसा ऐसा रखना चाहिए जो 1 दिन के अंदर आप कैश करा सकें। सेविंग्स में पैसा लगाना अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा रखना उचित नहीं है। या तो उसको एफडी या उसको आर्बिट्राज फंड में लगाएं या डेट फंड में लगाएं और इन दोनों में भी पैसा लगाते समय ये सोचें कि उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा और टैक्स देने के बाद आपकी जेब में कितना पैसा आएगा, क्योंकि एक एक रुपया बचाना आपका कर्तव्य है और अपने बुढ़ापे के लिए अपना पैसा बचाना और बुढ़ापे को अच्छी तरह से बिताना ये आपके लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।